नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। नगर निकायों में कार्यरत सभी दिहाड़ी और अनुबंधित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने लोगों से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी न देने की अपील की। सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को अपनी पसंद के वितरक का चयन करने की अनुमति दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू करने की घोषणा की। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में स्लोवेनिया की तमारा जिडेनसेक का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पाव्लोचेंकोवा से जारी। समाचार संध्या में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं मुकेश कुमार। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दे पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज देने पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने की। बैठक में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर जारी संशोधित दिशा निर्देशों को अमल में लाने को लेकर समीक्षा की गई। राज्यों को यह भी बताया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर कई परिवर्तन किए गए हैं। इसका उद्देश्य इसे और प्रभावी बनाना है। राज्यों को यह भी बताया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। श्री भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक कम लगी है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाली पहली खुराक का राष्ट्रीय औसत 82% है, जबकि दूसरी खुराक का औसत केवल 56% है। श्री भूषण ने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और असम सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपेक्षा से कम देखने को मिली है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 25% टीके निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर दवा के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर दवा के उपयोग से संबंधित सुरक्षा और इसके सकारात्मक प्रभाव से जुड़े पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के परीक्षण कराने की आवश्यकता भी नहीं है। निदेशालय ने सीटी स्कैन के तर्कसंगत उपयोग का सुझाव दिया है। बच्चों की ऐसी जांच तभी करने की सलाह दी गई है जब बच्चे में संक्रमण का प्रभाव मध्यम से गंभीर हो और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही हो। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने यह भी सलाह दी है कि स्वतः स्टेरॉयड लेने से बचना चाहिए। दिशा निर्देशों में सलाह दी गई है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल केवल उन बच्चों पर किया जाना चाहिए जो मध्यम या गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें, क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद लेने के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तरह के गैर कानूनी गोद लेने के काम में लिप्त संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करना गैर कानूनी कृत्य है, क्योंकि इसके लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शामिल करना अनिवार्य है। एक रिपोर्ट। कोविड-19 से माता पिता के संक्रमित होने या उनके अस्पताल में भर्ती होने से बच्चों के सामने गंभीर संकट पैदा हो रहा है। इस महामारी ने तो कई बच्चों को अनाथ भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की पहचान करें जिन्होंने पिछले साल मार्च के बाद कोविड या किसी अन्य कारण से अपने माता पिता को खो दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे बच्चों की पहचान चाइल्ड लाइन, स्वास्थ्य अधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों, पुलिस या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से की जा सकती है। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी बच्चे के माता पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाइयों को प्रभावित बच्चे और उसके अभिभावक से तत्काल संपर्क करना चाहिए। बच्चे की देखभाल करने के लिए उसकी इच्छा के आधार पर आकलन किया जाना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो बच्चे को तुरंत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य और कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि जब तक 70 से 80% लोगों को टीका नहीं लग जाता है, लोगों को कोविड से निपटने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने ये बात आकाशवाणी की कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर विशेष चर्चा में भाग लेते हुए कही। हमें जब तक हमारे देश में वैक्सीन 70-80% व्यक्तियों को नहीं लग जाता, तब तक हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि ये वायरस अभी यहीं घूम रहा है। और आपने अपना वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनानी है, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ को पैदा नहीं करना है, पार्टियां नहीं करनी, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर है। अंदर है तो खिड़कियां खोल के रखिए, बड़ा समूह अंदर मत रखिए। अंदर है, लोग हैं, बाहर हैं, आप मास्क पहनिए। ये हमें अभी पूरे जज्बे के साथ, पूरे जोश और सच्चाई के साथ अपनाना है। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि वर्तमान में बच्चों के टीकाकरण की आवश्यकता कम है। कुछ देशों ने 12 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, उनको शुरू कर दिया है, लेकिन वो तब किया है जब बहुत बड़े तौर पे उन्होंने 18 से उम्र के व्यक्ति हैं उनको कवर कर दिया है। इसकी वजह समझा सकता हूँ। वजह ये है कि जब बच्चों में संक्रमण होता है तो वो लगभग हर बच्चे में संक्रमण की सिवेरिटी जो है कम होती है। बच्चों को पता भी नहीं होता कि उनको इन्फेक्शन होता है तो मामूली सा जुकाम, वो कभी सीरियस होकर अस्पताल ले जाना पड़े, ये होता है, लेकिन बहुत कम होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर दवा के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कोविड प्रबंधन के लिए समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशालय ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर दवा के उपयोग से संबंधित सुरक्षा और इसके सकारात्मक प्रभाव से जुड़े पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं हैं। ये भी कहा गया है कि बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले बच्चों के परीक्षण कराने की जरूरत भी नहीं है। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 33,79,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि 3 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। अब तक देश में लगभग 19 करोड़ 53 लाख लोगों को पहला टीका, जबकि लगभग 4 करोड़ 75 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम में टीकाकरण ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। इस बीच 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 94,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। 1,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.77% हो गई है। देश में इस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 11,67,000 रह गई है। झारखंड में लॉकडाउन 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य में पूर्णबंदी आज सुबह समाप्त हो रही थी। राज्य सरकार ने कुछ छूट के साथ अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब 17 जून तक प्रभावी रहेगा।
सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन 12 जून की शाम 4 बजे से 14 जून की सुबह 6 बजे तक रहेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। सप्ताहांत में राज्य में पूर्ण तालाबंदी का पालन किया जाएगा। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान केवल चिकित्सा सुविधाओं और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अनलॉक 2 में प्रदेश के 23 जिलों में शाम 4 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। सबसे संक्रमित जिले पूर्वी सिंहभूम में कोई ढील नहीं दी गई है, जहां सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब 1/3 उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। निजी वाहनों के लिए राज्य के भीतर किसी भी आवाजाही के लिए ई पास आवश्यक है। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों के होम क्वारंटाइन को अनिवार्य करते हुए अंतर्राज्यीय बसों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में अन्य मौजूदा दिशा निर्देश समान रहेंगे। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कोविड महामारी के दौरान अस्पतालों में बहुत सी सकारात्मक स्थिति भी देखने को मिली। दिल्ली के एक अस्पताल में 54 साल के एक मरीज को भर्ती किया गया, जिसकी हालत बहुत खराब थी और ऑक्सीजन का स्तर भी बहुत कम था। इस मरीज का इलाज कर चुके वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष खट्टर ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ अस्पताल में 35 दिनों तक भर्ती रहने के बाद ये मरीज अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है। डॉक्टर खट्टर ने लोगों से अपील की है कि कोविड मामलों के लगातार कम होने के बाद भी हमें अपनी सावधानी कम नहीं करनी चाहिए। मैं आप सभी देशवासियों से एक ही अनुरोध करूंगा, प्लीज ये समझिए कि ये कोरोना महामारी लास्ट के 2 महीने और ये वाला स्ट्रेन अत्यंत ही खतरनाक है, जिससे जो रोग फैलाने की क्षमता है इसमें बहुत ज्यादा है। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। आप लोग प्लीज ये मत समझिए कि कोविड किसी छुट्टी पे चला गया है या ये वापस नहीं आएगा। अगर हम लोग अपनी सावधानी छोड़ देंगे, कोविड फिर से वापस आ सकता है और इससे भी बुरी हालत हम लोगों की हो सकती है। तो प्लीज आप लोग सावधानी बरतिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर पीयूष रंजन कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि भारत सरकार हज 2021 के आयोजन को लेकर सऊदी अरब के निर्णय का पालन करेगी। श्री नकवी ने कहा कि दोनों ही देशों की सरकारों के लिए लोगों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जायरीनों के टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। श्री नकवी मुंबई में हज 2021 को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस बैठक में सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसफ सैयद और जिद्दाह में भारत के महावाणिज्य दूत शाहिद आलम के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। टीकाकरण अभियान पर बात करते हुए श्री नकवी ने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर विराम लगेगा। अफवाहें वैक्सीनेशन को लेकर कुछ लोगों ने जो वैक्सीन पर जो है वो सियासी वैक्सीन चढ़ाने का षड्यंत्र और साजिश की है, उसका नुकसान कुछ जगहों पे हो रहा है और ये नुकसान लोगों की सेहत और सलामती का हो रहा है। जो लोग इस तरह की अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे हैं वो लोगों की सेहत सलामती के साथ साथ मुल्क के भी दुश्मन है। और इसलिए हमने जागरूकता अभियान जान भी है जहान भी है, जिसमें सभी स्टेट की हज कमेटी, स्टेट के वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और तमाम लोग जुड़ करके उन गांवों में, उन दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता पैदा करेंगे और यही कहेंगे कि जान है तो जहान है। इसलिए सब लोग मिल करके वैक्सीनेशन में शामिल हों। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन
1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। नगर निकायों में कार्यरत सभी दिहाड़ी और अनुबंधित श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने लोगों से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी न देने की अपील की। सरकार ने एलपीजी ग्राहकों को अपनी पसंद के वितरक का चयन करने की अनुमति दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर शुरू करने की घोषणा की। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में स्लोवेनिया की तमारा जिडिनसेक का मुकाबला रूस की अनास्तासिया पाव्लुचिंकोवा से जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। The invitation of UK Prime Minister Boris Johnson, Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the outreach sessions of the G7 summit on 12th and 13th June in virtual format. UK currently holds the presidency of the G7 and has invited India along with Australia, Republic of Korea and South Africa as guest countries for the G7 summit. The meeting will be held in hybrid mode. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में दूसरी बार हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना तथा एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। भारत अपने नागरिकों के लिए चीन आने जाने की सुविधा बहाल किए जाने के लिए वहां की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की जानी है जो चीन में काम करते हैं या वहां पढ़ाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के नागरिकों को भारत आने की अनुमति है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को भी चीन जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले साल नवंबर से ही चीन ने भारतीय नागरिकों को वीजा देना बंद कर रखा है। इस साल मार्च में चीन के दूतावास ने एक अधिसूचना जारी कर ये कहा था कि जो लोग चीन में निर्मित टीका लगवाएंगे उन्हें वीजा दिया जाएगा। कई लोगों ने ऐसे टीके लगवाए लेकिन इसके बावजूद उन्हें चीन का वीजा जारी नहीं किया गया है। श्री बागची ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि चीन की ओर से तय नियमों का पालन करने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द ही वीजा मिल सकेगा। Currently, persons from China, including Chinese nationals, are able to travel to India despite the absence of direct air connectivity. However, for Indian nationals, travel to China has not been possible since last November, as the Chinese side had suspended existing visas.
In March this year, the Chinese embassy issued a notification about facilitating visas for those taking Chinese-made vaccines. It is understood that several Indian nationals have applied for Chinese visas after getting vaccinated in that manner, but they are yet to be issued visas. Since these Indian nationals have apparently met the requirements laid down by the Chinese embassy, we would hope that the Chinese embassy would be able to issue them visas soon. As conveyed earlier, we have been in touch with the Chinese side in order to seek an early resumption of travel by Indian citizens to China, especially those who work and study there. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह झारखंड के बोकारो से जब्त की गई सामग्री यूरेनियम और रेडियोधर्मी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि बोकारो से संदिग्ध सामग्री जब्त किए जाने के संबंधित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान भारत की छवि को जानबूझकर खराब करने का एक प्रयास है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बागची ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन से बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े व्यापार नियमों में छूट देने का अनुरोध किया है। इसे कई देशों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि नियमों में ढील का उद्देश्य विकासशील देशों के लिए दवाओं और टीकों की पहुंच आसान बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एलपीजी ग्राहक अब अपनी पसंद के अनुसार अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। इस निर्णय से सरकार एलपीजी ग्राहकों को और सशक्त बनाने के साथ सभी के लिए आसानी और किफायती कीमत पर ईंधन उपलब्ध कराना चाहती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि अब ग्राहक अपने क्षेत्र में तेल विपणन कंपनियों की सूची में से अपने वितरक का चयन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्राहक के पास ये अधिकार होगा कि वो किस वितरक से अपना एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराना चाहता है। शुरुआती चरण में ये विशिष्ट सेवा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में शुरू होगी। देश में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्ष के दौरान देश में ऐसे संस्थानों में दाखिले लेने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कों की तुलना में लड़कियों तक उच्च शिक्षा की पहुंच भी बेहतर हुई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा 2020 के लिए साक्षात्कार 2 अगस्त से फिर शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन देश भर में कोविड संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई सम्मन जल्द ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in और www.upsconline.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक एस.के. होसालीकर ने बताया कि कोंकण क्षेत्र के लिए मौसम चेतावनी जारी की गई है, जहां अगले 5 दिनों तक तेज और बहुत अधिक वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में 14 जून तक बहुत अधिक बारिश होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मलाड पश्चिम में एक इमारत के ढहने से मरने वालों के निकटतम संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस दुर्घटना में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य सरकार हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी।
लेह में पहला रेडियो सेट अच्छी तरह संरक्षित रखा गया है। वर्ष 1960 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर बोगदांग के लोग तत्कालीन सरकार के ग्रामीण प्रसारण द्वारा प्रत्येक गांव को उपलब्ध कराए गए रेडियो सेट से कुछ विशेष प्रसारण केंद्रों के कार्यक्रमों का आनंद लेते थे। 70 साल पुराना ये रेडियो सेट नुब्रा में बोगदांग के एक स्थानीय मैकेनिक ने सुरक्षित रखा है। इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी लेह की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। बोगदांग गांव को प्रदान किया गया पहले रेडियो हालांकि वर्तमान में काम करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी एक कीमती प्राचीन वस्तु के रूप में संरक्षित रखा गया है। 7 दशक पहले बोगदांग के ग्रामीण अपने पसंदीदा रेडियो कार्यक्रमों को सुनने के लिए हर शाम एक जगह इकट्ठा होते थे। ऑल इंडिया रेडियो, उर्दू सर्विसेज, विविध भारती और रावलपिंडी पाकिस्तान से एक विशेष बाल्टी कार्यक्रम इस रेडियो सेट के माध्यम से सुनने और आनंद लेने के लिए लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। रेडियो सुनने में रुचि रखने वाले एक ग्रामीण अब्दुल शाह बाल्टी ने वो दिन याद करते हुए कहा, मुझे याद है रेडियो पहली बार मेरे पापा ने रख्तर की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने छोड़ के गया था एक रेडियो तो वो लेके आया था। 1971 से उस वक्त मैं 4 साल का था तो मैं रेडियो सुनता था। तो अभी भी हमें रेडियो में जो उस वक्त जो गाना आता था वो टेप जो है वो अभी चाहे टीवी में हो चाहे मोबाइल में हो वो नहीं आता है। आज भी लेह लद्दाख के इस पहाड़ी क्षेत्र में लोग आकाशवाणी लेह से प्रसारित होने वाले रेडियो कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बाल्टी बोलने वाले इस इलाके के लोग उर्दू ज्यादा सुनते हैं और साथ ही वे रेडियो के निर्बाध और स्पष्ट सुनना चाहते हैं। पुंसुक मामो के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल मैच में रूस की अनास्तासिया पाउलुचिंकोवा ने स्लोवेनिया की तमारा जिदेनसेक को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अंतिम 4 के मैच में तमारा को 7-5, 6-3 से हराया। आज दूसरे सेमीफाइनल में ग्रीस की मारिया सकारी का मुकाबला चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 50 से भी कम दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार ने ओलंपिक की तैयारियों को लेकर एक खास श्रृंखला शुरू की है। आज इस श्रृंखला में हम बात करेंगे टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस में टोक्यो ओलंपिक के लिए 4 भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इनमें पुरुषों में शरद कमल, साथियान ज्ञानसेकरन और महिलाओं में मानिका बत्रा और सुतीर्था मुखर्जी पदक की दावेदारी पेश करेंगी। ओलंपिक खेलों में इस बार टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा को पहली बार शामिल किया गया है और शरद कमल और मानिका बत्रा की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में चौथी बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले शरद कमल ने बताया, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में मिक्स्ड डबल्स को लेके हमारी काफी उम्मीद है। काफी अच्छे खेल रहे हैं और वर्ल्ड नंबर 5 को भी हराए थे ओलंपिक क्वालिफायर्स में और हमारी तैयारियां भी काफी अच्छी चल रही थी। अगले हफ्ते मैं पुणे जाने का सोच रहा हूँ। इसके बाद वापस भी लगातार हम ट्रेनिंग में ही हैं इंडिया में। तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देश को उम्मीद है कि टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पदक की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। ओडिशा में पुरी में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा इस बार श्रद्धालुओं के बिना ही आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश के अन्य मंदिरों में भी रथ यात्रा नहीं आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज में रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.77% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। नगर निकायों में कार्यरत सभी दिहाड़ी और अनुबंधित श्रमिकों को भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने लोगों से कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी न देने की अपील की। सरकार ने LPG ग्राहकों को अपनी पसंद के वितरक का चयन करने की अनुमति दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से
साक्षात्कार फिर शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।